हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करना चाहूँगा अपने मेन टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये इंडेक्स है हमारा 1.1। कल मैं टॉपिक के बारे में आपको बताया था, इथिक्स के नीति शास्त्र और मानवीय संबंध, मानवीय सह संबंध हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर हमने बाइफरगेट किया था। कैसे कैसे किया था बाइफरगेशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा वो दिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों का, ये आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, ये पहला टॉपिक है हमारा नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। इसमें हम मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार था, तो इसका एक पार्ट, मतलब ये आपका एक पार्ट हो गया। देन इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट में ही आपका निर्धारक, परिणाम और इसके आयाम, मतलब ये इतना का इतना एक पार्ट हो गया इसका, ठीक है। फिर इसका 1A अगर हम इसको कहें और 1B में कहें कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, हम यहाँ पे जानेंगे नीति शास्त्र की परिभाषा, नीति शास्त्र क्या है, क्यों ज़रूरी है, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इसकी महत्ता क्या है, हमारे समाजीकरण के लिए इसकी महत्ता क्या है, हमारे संसार की व्यवस्था, जो हमने नियम कानून ये सब बनाए हुए हैं, पूरी सृष्टि को चलने की एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था में नीति शास्त्र की महत्ता क्या है। दूसरा इसका पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो मानवीय मूल्य है। ये सेकंड पार्ट आता है आपका। देन मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका हम पढ़ेंगे, मतलब इसको इसके साथ हम पढ़ेंगे कि इन मूल्यों को विकसित करने में परिवार का, समाज का और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका रही। और थर्ड हमारा रहेगा ये महान नेताओं, सुधारकों, जो रिफॉर्मर्स हैं, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके जीवन की। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, हम पहले अपने कंट्री के पढ़ेंगे, मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद हम पूरे वर्ल्ड के जो फेमस रहे हैं उनके दर्शन को पढ़ेंगे, उपदेश को पढ़ेंगे। इसको मैं आपको टॉपिक नंबर 5 के साथ पढ़ाऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। और तो अभी हम इस टॉपिक 1 में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, नीति शास्त्र, मानवीय सहसंबंध पढ़ने जा रहे हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, और उनको डेवलप करने में, उनको इनहेरेंट करने में किसकी सबसे ज़्यादा महत्ता है, वो पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक में अगर हम बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में वैल्यू, ये एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, ये हमारा बैच यूपीएससी 2023 मेंस को लेके है और यूपीपीसीएस 2023 दोनों की मेंस को लेके हमने बैच ये स्टार्ट किया है। इसमें आपको कंटिन्यू क्लास मिलेंगी। हमने इथिक्स से स्टार्ट किया है ये जीएस पेपर 4। कल मैं वर्कशॉप की क्लास में आपको सभी को बता दिया था क्यों जीएस 4 इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने यहीं से स्टार्ट किया, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो आपके क्यों इसमें फॉरवर्ड फ्रंट बेस पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, कैसे आप इसमें 120 से 130 नंबर तक ला सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट करें। इथिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ उन्मुक्तता है, आप फ्री हैं अपने विचारों के लिए, अपने सोचने के लिए। आप कितने भी अपने कल्पनाओं की उड़ान कर सकते हैं, लेकिन वो कल्पनाओं की उड़ान तर्कों पे होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनके पीछे एक लॉजिक का आधार होना चाहिए, तभी आप अपनी बातों को सही पुष्ट कर पाएंगे। जब सबसे पहले आप इथिक्स पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट वर्ड हिस्ट्री, अगर आपने स्टार्टिंग यूपीएससी की यहाँ से की है तो आपको आगे आने वाले समय में, मैं विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी, क्योंकि गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही कहीं यूट्यूब पे कभी इधर कोई पढ़ा रहा है, कोई 4 क्लास पढ़ा के ख़त्म कर देता है, कोई थोड़ा थोड़ा पढ़ा के चला जाता है, तो वो चीज़ों में आदमी दिशा भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। चलिए टॉपिक हमारा पहला मूल्य, मैं ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ाऊँगा सबसे पहले, मतलब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ से। ह्यूमन वैल्यूज़ में अब मूल्य क्या हैं, अगर हम बात करते हैं क्यों इतने ज़रूरी हैं, जस्ट वेट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए अब नहीं करेगा ये। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल्य क्या हैं, देन ये क्यों ज़रूरी हैं, हमारे व्यक्तित्व में इनको कौन गढ़ता है, फिर इनका कौन संवर्धन करता है, ये स्थिर हैं, मूल्यों के बारे में ये स्थिर हैं, परिवर्तनशील हैं, ये उच्च स्तर के हैं, निम्न स्तर के हैं, कैसे हैं, ये वस्तुनिष्ठ हैं, आत्मनिष्ठ हैं। हम अपनी इस क्लास में इन सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और जब हम अपनी चर्चा को ख़त्म कर पाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी सोच और समझ इतनी विकसित हो चुकी होगी, इतनी परिपक्व हो चुकी होगी इस टॉपिक को लेके, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पिछले 30 साल में कभी भी किसी भी तरह से पूछा गया हो, 2013 से कंटिन्यूटी में इथिक्स के क्वेश्चन इथिक्स आ रहा है, लेकिन इथिक्स का एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन पहले भी आपको मेंस परीक्षा में मिलते रहे। तो कोई भी क्वेश्चन हमारी
बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। 99% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1% एक्यूरेसी कहीं ना कहीं रहती है। चलिए हम स्टार्ट, और इसमें इनके विकास में, इनके संवर्धन में भूमिका जो परिवार और समाज की है। चलिए अपनी अब स्टार्ट करते हैं। मूल्य क्या है? वैल्यू। अगर वैल्यू की बात करें तो आप सभी को पता होता है भाई वैल्यू है क्या, जिसकी कीमत हो। अब एक जगह आपको 2000 का नोट है, एक जगह 50 रुपीज़ का नोट है, तो वैल्यू किसकी है? इसकी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि मांग इसकी ज़्यादा है। तो ये जो मांग है ना, ये एक दिन में तो बनी नहीं है। इस मांग को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। किसी भी चीज़ को किसी समाज में स्थापित होने में, किसी वैल्यूज़ को सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं, तब जाके इसकी डिमांड आती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम अगर इकोनॉमिक में बात करते हैं, किसी चीज़ की जहां डिमांड कम हो जाए या किसी की मांग बढ़ जाए, मांग आपूर्ति का नियम लग जाए, तो वहां पे उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। एक वैल्यू क्यों बढ़ी? एक कागज़ के टुकड़े पे हमने उसको 2000 लिख के अगर हम कहीं चलाएं तो क्या वो चलेगा? नहीं। वहाँ पे वैल्यूज़ दिया उसको कुछ नियमों ने, कुछ प्रतिमानों ने, कुछ रिजर्व बैंक जो आपका है आरबीआई, वहाँ पे आरबीआई का गवर्नर एक धारक को वचन देता है, जो इसको धारित करता है कि वो उसको 2000 रुपये अदा कर रहा है, अदा करने का वचन देता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है, और जो जनता है हमारी, उसने इसको सर्वसम्मति से माना है। भाई करेंसी क्या होती है? करेंसी वही तो है। तो इसमें इसको वैल्यू जो मिली है, इस सारे प्रकरण से मिली है। इसी तरह अगर हम बात करें सौंदर्य शास्त्र की, तो उसमें किसकी वैल्यू होगी? सुंदरता की, ऑब्वियसली। जो जितना सुंदर होगा उसकी वैल्यू सौंदर्य शास्त्र में उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र में किसकी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी? कौन मूल्यहीन होगा और कौन हाई प्राइस में रहेगा? पहली चीज़, जिसको समाज ने सर्वसम्मति से माना हो, जो भी वैल्यूज़ इस संसार को, इस समाजीकरण को, इस सोशलाइजेशन को चलाने में सहायक हैं, प्रतिस्थापित करने में सहायक हैं, और इस सृष्टि को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, उन वैल्यूज़ को उन्होंने हाई लेवल पर रखा है। अगर हम बात करें पीढ़ी दर पीढ़ी, सपोज़ करो एक कहानी, एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, एक स्टोरी बताता हूँ। ये मूल्य ऐसे तो स्थापित होते नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो शुरुआत होती है, और ये आदिम समाज से हैं हमारे पास में। ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का अपने माता पिता को प्यार करता था, लाइक करता था, कुछ भी कह लो आपका। तो वो उठा सुबह, और सुबह उठ के वो सम्मान देना चाहता था अपने माता पिता को। सम्मान देने के लिए उसने पैर छू लिए। और क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम में वो पैर छुए तो माता पिता डर गए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो भी नहीं पता थे। उनको लगा कहीं मारने तो नहीं आ रहा, कहीं कोई चीज़ तो नहीं। तो लेकिन वो खुश हुए, अच्छा लगा उनके कि ये ऐसा है। मतलब वो एक सम्मान देने का तरीका। ऐसे ही पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन कोई ना कोई अपनी खुशी जाहिर करने का, अपना सम्मान जाहिर करने का, अपना सॉरी, अगर आपको किसी से प्यार जताना है, किसी को सम्मान देना है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो तरीका अपनाएंगे। तो उसने पैर छूने का तरीका अपनाया। इसी तरह देखे उसके यार दोस्तों को, जब उसने बताया, उसके दोस्तों ने देखा, तो उसके दोस्तों ने भी अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पैर छूने शुरू कर दिए। तो जब धीरे धीरे पैर छूने शुरू कर दिए, लोगों को भी अच्छा लगने लगा। तो ये जो चीज़ थी, ये सबसे पहले हैबिट में आई, हैबिट से ये आपके सोशल बिहेवियर में आई। ध्यान देना यहाँ पे, सोशल बिहेवियर से जब ये देखने लगे, इसके लिए कुछ प्रतिमान बने। प्रतिमान, नियम, कानून, मतलब एक नॉर्मल समाज कहने लगा कि अच्छा है, इससे सम्मान देने को हम इजीली हम किसी चीज़ को कर सकते हैं। तो इसी तरह जाके धीरे धीरे जब ये प्रतिमान ये उग्र हो गए, ये करने ही पड़ गए कि हमारी कल्चर में तो पैर छूना अच्छा माना जाता है, और अगर पैर कोई नहीं छू रहा तो उसको बुरा मानते हैं। तो ये धीरे धीरे परंपराओं की जगह ले लेते हैं, परंपरा बन जाते हैं, प्रथा बन जाते हैं, और कहीं कहीं पे अगर ज़्यादा हो जाए तो लोक रीति की जगह ले लेते हैं। यहाँ पे समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कोई चीज़, हम वैल्यूज़ क्या हैं, हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं, उसके नियम और प्रतिमान, मतलब कोई तो तरीका होगा। जैसे सपोज़ करो हम इस्लाम धर्म की बात करें, तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम किसी को आदब करेंगे। हम अगर साउथ इंडिया में अगर बात करें तो कहीं कोई वनक्कम बोल रहा है, पंजाबी में सत श्री अकाल बोल रहा है, तो ये सब तरीके के दूसरे के सम्मान जाहिर करने के हैं। जैसे हम किसी को थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू करने के लिए हम थम्स अप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो थैंक यू बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे पैरों को छूना हमारे कल्चर में एक सम्मान का एक प्रतिमान बताया गया।
तो बच्चों ये स्टोरी आपको समझ में आई मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ये वैल्यूज़ आते कहाँ से, डेवलप कैसे होते हैं, कैसे ये वैल्यूज़ धीरे धीरे संस्थाओं का स्थान ले लेते हैं। जैसे विवाह एक संस्था है, तो हमारे समाज में विवाह करना जरूरी है, वो एक वैल्यू में आ गया। मोस्टली सभी जगह पूरे विश्व में इसको माना जाता है, लेकिन कहीं पे ये ज़्यादा उग्र अवस्था में है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप की मैं बात बताता हूँ आपको। जो आपका लिव इन रहते हैं, लिव इन में क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर वेस्टर्न कल्चर में आप जाएंगे तो वो इसको एक्सेप्ट करते हैं आराम से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पे मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी मानी जाती है। लेकिन इंडिया के कल्चर की बात करें तो यहाँ पे वो एक संस्था है, एक विवाह को एक संस्था बोलते हैं, जहाँ दो परिवारों का मेल होता है, वहाँ सम्मान की बात होती है, प्रेम की, प्रतिष्ठा की, सहनशीलता की, ये सारे के सारे मूल्य उस संस्था में आते हैं। तो ये आपके देश पे काल पे डिफर करते हैं। जैसे अब मैं एक और एग्जाम्पल, क्योंकि इथिक्स अगर पढ़ना है ना आपको, तो इथिक्स आप कोई चीज़ समझाओ उसका एक एग्जाम्पल दे दो। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल दे पाएंगे उतने ईजी तरीके से आप अपनी बात को अपने एग्जामिनर के सामने सरल तरीके से रख पाएंगे। अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ वैल्यूज़ धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा सा एक कल भी मैंने उसकी बात की थी। क्या होता है कि साड़ी पहनना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन अगर वही चीज़ मिनी स्कर्ट यहाँ पे लड़कियाँ पहन लेती हैं तो उसको बुरा समझा जाता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में उसको नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी को एक अलग से नज़रों से देखा जाता है जो साड़ी पहनती है। तो यही एक वैल्यूज़ है कि उसको वहाँ बुरा, क्योंकि समाज में जो प्रतिष्ठापित उसकी जगह है उन कपड़ों की, वो एक अलग दृष्टि से उनको देखा जाता है जो इंडियन कल्चर की, और वेस्टर्न कल्चर में उसका नज़रिया दूसरा हो जाता है। अब इस पर सबसे पहले हमने जाना कि जिसकी वैल्यू होगी वही मूल्य है, वैल्यू। अब वैल्यू तो हमेशा उसी की होगी जो सही है, जो उचित है, जिससे, या एक शब्द में कहें वो नैतिक है। या किसी समाज में ऐसा भी होगा कि अनैतिक वस्तु की या कोई अनैतिक चीज़ हो, इसको मैं आगे समझाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इमेज बना रहा हूँ नैतिक अनैतिक के बीच में। मतलब नैतिक कार्य वो होते हैं, नैतिक वो हैं जिससे समाज पे, जो आपका समाज है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और अनैतिक कार्य वो हैं जिस पे समाज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। समझ गए ना बच्चों? यहाँ पे नैतिक कार्य और अनैतिक की बात करते हैं, तो जो भी मतलब जो भी चीज़ें सही होंगी, जो गलत नहीं होंगी, उनको वैल्यूज़ दी जाएगी। अब अगर हम बात करें तो कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो आदर्शवादी मूल्य होते हैं। मतलब मूल्यों को अगर हम बात करें, कुछ नैतिक व्यवस्था को बनाने के लिए आधार देते हैं, आदर्श में काउंट होते हैं। वे मूल्य एक प्रतिमान है किसी व्यवस्था के लिए, किसी समाज के लिए, किसी सोसाइटी के लिए। लेकिन ये जो आदर्श और प्रतिमान है, जैसे आदर्शों की बात करें तो आदर्शों को हम पूर्णता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साध्य हो गया। साध्य मतलब हमारा एम, हमारा टारगेट, गोल जो है हमारा, अचीव जो हम करना चाहते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए हमने जो वेपन यूज़ किया, मतलब इसको साधन बोलते हैं, जो भी चीज़ें हमने यूज़ की वो। तो हम जब इसकी तरफ को जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो याद रखना क्या होगा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कुछ आदर्श जो मूल्य हैं उनमें आपके आते हैं सत्य, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसी के जगह पे हिंसा की बात करूं तो वो आपका कौन सा इम्पैक्ट दे रहा है, वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। यहाँ तक समझे? मैं आपकी एक इमेज बना रहा हूँ, मैं इसके बारे में लिखवा दूंगा पूरा। तो मेरे दो तरीके हैं, मैं आपको पहले समझाऊंगा, आप उसके बारे में एक इमेज बन जाएगी, आप कहीं भी ग्राफिक बना सकते हैं, कैसे भी उसको समझा सकते हैं। तो अपनी बात को रखने का एक तरीका। उसके बाद में आपको मैं लिखवा दूंगा, वहाँ पर आप उस चीज़ को, फिर आपको बुक पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में आसानी होगी। और इनको पाने के लिए जो मेन आपके आदर्श लक्ष्य हैं, इनको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साधन में जैसे आपका कहीं भी कुछ मानना पड़ेगा, जैसे साहस, वीरता, इस तरह के मूल्य दिखा के आप अपने आदर्श मूल्यों तक पहुंच सकते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं, कुछ आपको एग्जांपल दूं तो जैसे धीरे धीरे चीज़ों में, समाज में पहले वो बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका
मतलब कमी होती जा रही है, वो ह्रास की ओर चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल दें हम, जैसे विचारों की आधुनिकता आई है, विचारों में वृद्धि हुई है। मॉडर्नाइजेशन किसको कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन कहते हैं विचारों की आधुनिकता, मतलब विचार उन्मुक्त हो रहे हैं, धीरे धीरे हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब समझिए एक समाज का कैसे वो बदलता है, मैं आपको बताऊं। अगर अरब देशों की बात करते हैं हम, जहाँ पे रेत और पूरा उड़ता है सब कुछ, गर्मी के टाइम पे पूरी रेत की आंधियाँ चलती हैं, वहाँ पे उस जगह पे आपके कपड़े कैसे होंगे? बुर्का पहनेंगे। जो मेल के कपड़े कैसे होंगे और फीमेल के कैसे होंगे? सेम आप कंडीशन देख सकते हैं पर्दा प्रथा इन राजस्थान, वो इन्हीं मूल्यों की वजह से स्थापित हुआ है। लेकिन समाज ने, कट्टरता ने, उग्रता ने उसको इतना बढ़ा दिया कि आप हिमालय पे या कश्मीर में जाके भी पर्दा करना पड़ रहा है, या एक यूरोप में जाके एक अगर सऊदी अरब की लड़की है उसको बुर्का पहनना पड़ रहा है। तो वो टेम्परेचर का और उसका फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो चल रहा है, वहाँ पे उनको वैल्यूज़ दी जा रही है। अब कोई नहीं पहन रहा तो उसको उस देश में, उस परिस्थिति में हम उसको गलत मानते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर हम इन्हीं की बात कर रहे हैं 3 चीज़ों पे, मतलब प्रदेश, काल और परिस्थिति, क्या इन तीनों में आपके मूल्य स्थिर रह पाएंगे या बदलते हैं? जैसे आपके हमारे यहाँ पे स्थिर और परिवर्तनशीलता, क्या ये मूल्य प्रदेशों के हिसाब से, मतलब देश काल सापेक्ष की स्थिति में, क्या वो चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे? इस समय के साथ में बदलेंगे। अगर हम कहें कि जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चा पैदा होके, मतलब लेके पैदा नहीं होता, उसको हम सिखाते हैं, वो समाज से सीखता है, वो हमारी शिक्षण संस्थाओं से सीखता है, वो अपने परिवार से सीखता है, वो अपने मित्रगणों से सीखता है, वो जो देखता है वो सीखता है। मूल्य वही है। तो यहाँ तक आपका, मैं सोचता हूँ कि मूल्य के बारे में आप समझ गए हों। अगर आपको मूल्य के बारे में कुछ लिखना है या कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं आपको लिखवा सकता हूँ। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए जो आपको काम आएगा। मूल्य, एक हेडिंग डालिए यहाँ पे ऐसे करके, और इसके नीचे लिखिए मूल्य से तात्पर्य, मूल्य के ब्रैकेट में वैल्यूज लिख लीजिएगा। मूल्य से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि में कीमत से लगाया जाता है। वहीं पर अगर हम सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं तो उसका अर्थ सुंदरता से लिया जाता है। नीति शास्त्र में मूल्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो हमें किसी व्यवस्था को चलाने के लिए उचित और अनुचित का बोध कराते हैं। यहाँ पर मूल्य अच्छे या बुरे के लिए वरीयता में भी, यहाँ पर मूल्य अच्छे या बुरे में वरीयता दर्शाते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ये वांछनीय मूल्य, वांछनीय अवांछनीय के संबंध में एक व्यक्ति के भीतर महत्वपूर्ण और स्थायी विश्वास या विचार को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, मूल्य बाह्य वातावरण, परिवार, अनुभव आदि के माध्यम से एकत्रित होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि कैसे डेवलप होते हैं हमारे अंदर। सामान्यतः चाहिए के रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। मतलब ये आपका फ्रेम है, ये डिमांड है, ऐसे वैल्यूज़ तो होने चाहिए। सामान्यतः चाहिए के रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो। जैसे रामायण में कही गई बातों पर विश्वास कर एक व्यक्ति बुजुर्ग के प्रति सम्मान, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि का पालन कर सकता है या करता है। जैसे रामायण में, महाभारत में कहीं किसी ने बताया है या हमारी मदर ने बताया कि ऐसा होना चाहिए, हम अगर बड़ों के प्रति सम्मान करें, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति ईमानदारी दिखाएं, सत्यनिष्ठा दिखाएं, तो ये सारी चीज़ें। और इसी के अगर अपोजिट में देखें तो अपहरण करना, अपमान करना, किसी को गलत बोलना, हिंसा करना, ये सभी के सभी नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें इस विषय पर निर्णय लेते समय
सहजता महसूस होती है कि कोई चीज़ कितनी वांछनीय है और कितनी अवांछनीय। फुल स्टॉप। इस प्रकार मूल्य आगे बढ़ने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में भी कार्य करते हैं। अगेन फुल स्टॉप। इसका व्यक्ति के व्यवहार और अभिवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जाना कि मूल्य क्या है। ये कीमत है, ये वैल्यू है, और किस तरह से ये वांछनीय हैं, अवांछनीय हैं, या कैसे चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ इसको कि क्यों ज़रूरी है। उससे पहले कि इसमें एक चीज़ थी इम्पोर्टेंट, कि सबसे पहले अगर हम बात करें मूल्य की, तो क्या ये वस्तुनिष्ठ हैं जो मैं बात कर रहा था, या आत्मनिष्ठ हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जिस तरह आपका मैथ, साइंस ये होते हैं, यहाँ पे ये मैथ, फिजिक्स क्या बताता है कि ये क्या है, इसका जवाब देते हैं। आत्मनिष्ठता क्या होती है? आत्मनिष्ठता एब्सोल्यूट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस होती है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होती है या थोड़ी कम हो सकती है, एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नहीं होती है। इसी तरह इथिक्स में क्या होता है? इथिक्स में आप उन्मुक्त हैं कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए। आपका वहाँ पे कोई भी थ्योरी, कुछ भी, किसी भी फिलोसोफर की ये नहीं कहेगी ये एग्जैक्ट है, एब्सोल्यूट है। अगर आप अपनी बात को रख के उसको सही तरीक़ों से, सही लॉजिक से पुष्ट कर देते हैं, तो आपकी बात मान ली जा सकती है, चांसेस हैं। एक केस स्टडी है या कोई भी समस्या है, उस पर अप्रोच करने का आपका तरीका कैसा है, एक एथिकल अप्रोच है या अनएथिकल अप्रोच है, दैट ऑल्सो डिपेंड कि आपके नंबर कितने आएंगे उसमें। तो ना तो ये पूरे वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, ना ये आत्मनिष्ठ हो सकते हैं। जैसे हम बात करें सत्यनिष्ठा की, इंटीग्रिटी, ये भी एक वैल्यू है। नैतिक व्यवस्था है, उसको चलाने के लिए कुछ वैल्यूज़ चाहिए, हम ऐसे बात करते हैं। तो जैसे इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी को एक लाइन में अगर हम बात करें, जैसे कल हमने बताया मनसा वाचा कर्मणा, जो बंदा बाय माइंड, सोच से, विचारों से, बाय स्पीक, बोलकर, और बाय एक्शन, इन तीनों में एक तरह, इन तीनों को जोड़ता है एक ही तरह के विचार, और वो उचित विचार, अनुचित नहीं, तो वो सत्यनिष्ठ कहलाता है। मतलब अगर कोई आपको घूस दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, 50 रुपये की, 5,000 रुपये की रिश्वत दे रहा है, तो आपने नहीं ली किसी काम को करने के लिए, अगर उसने ही वो रिश्वत 1 लाख की कर दी, तो आपने फिर विचार बदल दिया, तो वहाँ पे आपकी सत्यनिष्ठता कहीं ना कहीं डगमगाती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ इसका, कि देखो मूल्य क्या होते हैं, एक आदर्श समाज को चलाने के लिए, एक आदर्श नियम कानून ये हैं। इन आदर्शों को प्राप्त, आदर्श कभी भी एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकते, मतलब ना तो ये पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होंगे और ना ही ये पूर्णतः आत्मनिष्ठ होंगे। कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो पूरे संसार में हर जगह पाए जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें शांति की, सर्वसम्मति से स्वीकार्य है, सब चाहते हैं कि शांति हो, कोई हिंसा को नहीं चाहता। किसी भी अगर आप समाज में जाओगे, कहीं ना कहीं किसी स्तर तक लोग सहिष्णुता चाहते हैं, सहनशीलता, सहिष्णुता की बात करते हैं। वहीं सभी में ट्रुथ और फॉल्स को माना गया है, मतलब सत्य की बात करते हैं लोग। तो कुछ मूल्य ऐसे हैं जो सार्वभौमिक स्तर पर पूरी दुनिया ने माने, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसीलिए, लेकिन पूर्णतः कहीं भी नहीं है, ना तो पूर्णतः शांति कहीं भी है, ना कहीं पूर्ण सहनशीलता या सहिष्णुता कहीं है, ना कहीं कोई पूर्ण सत्य है कि आज के समय में राजा हरिश्चंद्र है। तो क्या चल रहा है, चलता यही है कि एक लेवल है, कहीं पे 60% है, कहीं पे 30% है, कहीं पे 40% है। इसी तरह वस्तुनिष्ठता में भी जैसे ये चीज़ें हैं, हर समाज मान रहा है, तो इनका आएगा वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसकी, ज़्यादा रहेगी। अब अगर यहीं पे हम बात करें, आप सिटी की और विलेज की अगर बात करो, तो आप उसमें देखोगे कि जो विलेज में रह रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता उनमें ज़्यादा होगी। मतलब वो आपके एंशिएंट कल्चर को ज़्यादा फॉलो करेंगे, मॉडर्नाइज चीज़ों को कम करेंगे, उनको प्रकृति के प्रति ज़्यादा लगाव होगा, उन चीज़ों में ज़्यादा वो सोच रहे होंगे।
और वहीं अगर समाज के लिए मतलब सिटी, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करेंगे तो वहाँ तो हाय डैड, हाय मॉम, हाय हाउ आर यू, हाय ब्रो, ऐसे तरह से वो भी इज्जत दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे कि वो इज्जत नहीं, बस उनके तरीके बदल गए। प्रकृति के लिए वो हाँ एक एनवायरनमेंट डे पे एक पौधा लगा देंगे और उनका काम खत्म। वो ज़्यादा रूढ़ितावादी तो क्यों नहीं मानेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लेडीज़ हैं वो जॉब करती मिलेंगी आपको, कहीं ना कहीं उनका प्रोग्रेस मिलेगी, उनका डेवलपमेंट मिलेगा। लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूँ या पूरे वर्ल्ड के भी एंटायर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक फीमेल है, एक लेडी है, वो कहीं ना कहीं निर्भर रहती है एक पुरुष पर। वो मानसिक स्तर पे या शारीरिक स्तर पे कहीं ना कहीं, एब्सोल्यूट कहीं नहीं है, लेकिन 90% केसेस में यही देखा जाता है, किसी ना किसी चीज़ में वो कहीं ना कहीं निर्भर एक मेल पे है। तो ये क्यों बने, ये कहीं ना कहीं से ये मूल्य बन चुके हैं। कहीं पे इसकी जो उग्रता है वो ज़्यादा है, कहीं पे इसकी उग्रता कम देखी गई है। अब देखेंगे जो ये आपके विलेज वाले होंगे, ये नियम के पक्के होंगे, ये इनको 7 बजे 8 बजे सोना है तो सो जाएंगे, इनको ये करना है तो वो कर लेंगे। तो जो चीज़ें हैं यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक तो शहरों में ज़िंदगी शुरू होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहीं किस में आएंगी, वो सारी की सारी घूम के आपकी उसकी एक इक्विटी, मतलब इक्वलिटी कहीं नहीं होती, उसी तरह आपका इक्विटी में 60% सही है, 40% सही है, उस तरह से। जो विलेज वाले होंगे वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, धार्मिक विचारों पे ज़्यादा मान्यता होगी उनकी, बड़ों के इज्जत देने में, कहीं पे मतलब कहीं ना कहीं एंशिएंट कल्चर को वो ज़्यादा आपको फॉलो करेंगे। वहाँ वही लोग हैं जो आपके, मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूँ तो इंडियन कल्चर को बचा के रखे हैं, वरना हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ गई। चलिए, जहाँ तक आपने लिखा था वहाँ से थोड़ा सा और मैं आपको बात करता हूँ, क्योंकि अगर हमें मूल्य समझने हैं, वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा, तो हम इसके 2 तरीक़ों से समझेंगे। एक तो इसकी संकीर्ण सोच, मतलब संकीर्ण अर्थ लेना पड़ेगा, और एक इसका व्यापक अर्थ में हमें मूल्यों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप समझोगे इसकी पॉजिटिविटी का और इसकी नेगेटिविटी का मीनिंग। कभी कभी कुछ मूल्य वांछनीय हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब नकारात्मक दृष्टि को दिखाते हैं। समाज में हिंसा एक ऐसा मूल्य है कि जो अवांछनीय है, कोई नहीं चाहता किसी भी समाज में हिंसा हो। ये एक दूसरे के विश्वास होते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट है। आप इस बच्चों, इस क्लास में आप बैठे हो, 400-500 बच्चे हैं, और आपको पता है कि पीछे वाला आपको चाकू नहीं मारेगा, थप्पड़ नहीं मारेगा, अगले वाला मुड़ के आपको गाली नहीं देगा, मतलब 99% केसेस में कुछ नहीं होने वाला। एक सिस्टम से आप सब बंधे हुए हैं, क्योंकि सबकी वैल्यूज़ हैं, सब अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसमें वैल्यूज़ समाज में गढ़ी गई हैं। तो यही मूल्य हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए, मूल्यों की तार्किकता नैतिक निर्णय लेते समय, जब हम कहीं प्रतिकूल स्थिति में हों या वरीयता और प्राथमिकता के द्वंद्व में फंसे हों, हमारी सहायता करते हैं। और यही निर्धारित करते हैं, या निर्धारित करना हो, यहाँ निर्धारित करना होता है कि हमें किस मूल्य के साथ आगे बढ़ना है और किस मूल्य को छोड़ना है। जैसे प्रेम, सत्य, स्वतंत्रता, ये ऐसे मूल्य हैं जिनकी भूमिका आदर्श मूल्यों में आती है। महत्वाकांक्षा, उत्तरदायित्व, साहस जैसे अन्य मूल्य लक्षणों का, व्यवहारों का वर्णन करते हैं। मतलब ये इस टाइप के होने चाहिए, मतलब साध्य और साधन की बात करते हैं यहाँ पे। मानवीय मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनको इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि मनुष्य विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित करे और समाजीकरण को, सोशलाइजेशन को बढ़ावा दे। थोड़ा स्पीड तो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको IAS बनना है और आपको इस लेवल पे जाना है तो बच्चों आपको इतनी स्पीड से लिखना। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो बीच की जगह रहती है ना, मेंस में एक क्वेश्चन से दूसरे को, उसको पूरी बनना, बेझिझक बनना, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्वेश्चन कम करके। अगर आप 20 लिख सकते हैं और सही समय पे लिख सकते हैं तो एक एवरेज आता है 7 मिनट में, मैं मान के चलता हूँ मेरे हिसाब से तो 200 शब्द आपको लिखने हैं। 150 में भी आते हैं, जैसे पीसीएस और इसका डिफरेंट आपका इसमें वो है। तो यहाँ शब्दों पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपनी बात को पूरी कह के जरूर आना एग्जाम्पल के साथ में। अगर आपने लिखा, सपोज़ करो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ बीच में, आप सपोज़ करो किसी ने 10 पॉइंट लिखे और 10 पॉइंट लिख के और ख़त्म कर दिया, दूसरे बच्चे ने 6 पॉइंट लिखे लेकिन उन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल के साथ में समझाया, तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर किसको नंबर देगा? दूसरे वाले को या पहले वाले को? एब्सोल्युटली सेकंड वाले को, क्योंकि उसने जो बात कही है वो उसको गंभीरता से प्रस्तुतिकरण भी जानता है उसका।
चलिए लिखिए, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। कुछ मूल्यों को पवित्र माना जाता है तथा समाज और लोग उन पर विश्वास करते हैं। उनके लिए वे नैतिक अनिवार्यताओं के समान होते हैं। ऐसे मूल्यों के साथ में समाज या व्यक्ति कभी समझौता नहीं करता, ना ही समझौता किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि राष्ट्रगान गाते समय हमें खड़ा होना नहीं खड़ा होना ये हमारे मूल्य हैं, मतलब कहीं पाबंदी नहीं है, कहीं उसके लिए कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, आपको सज़ा नहीं होगी, लेकिन ये हमारे वैल्यूज़ हैं कि हमें उसको सम्मान देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। कहीं बड़ों की बात कर रहे हैं तो हमें आप लगा के बोलना है, ये हमारे वैल्यूज़ हैं। छोटे बच्चों से हमें किस तरह से बात करनी है, ये हमारे वैल्यूज़ हैं। यहाँ तक लिख लिया ना, इसको बंद करूँ। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ समझा दूँ वैल्यूज़ के बारे में, कि कहते हैं ना यार इसके वैल्यूज़ अच्छे हैं, मतलब ये लड़का बेस्ट है, इसके बहुत अच्छे वैल्यूज़ हैं, ये टाइम पे आता है, सबको अच्छी तरह बात करता है, सबसे सहनशीलता है, करुणामय है, इसको मतलब हर चीज़ में हर एंगल से हम परफेक्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत अच्छी होगी या कम होगी? उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी उस बंदे की। जिसमें वैल्यूज़ जो समाज चाहता है, ये वैल्यूज़ हैं, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी अदर से अगर कंपेयर करें। सब उसको प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, सम्मान करेंगे। हाँ, कुछ नेगेटिव भी होंगे जो ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे, लेकिन वो उनके वैल्यूज़ हैं, वो उसके वैल्यूज़ नहीं हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने बात कर दी। अब मैं आपको फिर दोबारा अपने टॉपिक पे ले जाते हैं। मतलब होप आप समझ गए होंगे कि वैल्यूज़ मूल्य क्या हैं। अगर हम बात करें ये हमें गढ़ता कौन है, ज़रूरी क्यों है, ये तो समझ में आ गया। किसी व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी समाजीकरण के लिए, कहीं भी कोई चीज़ अच्छे तरीके से, उचित अनुचित तरीके से, नियम प्रतिमानों के हिसाब से चलाना है तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। हमें वैल्यूज़ चाहिए किसी समाज को चलाने के लिए। अगर शांति का मूल्य हमने नहीं लिया, किसी समाज में नहीं है, तो वो कबीलाई समाज रहता है और वहाँ पे इस क्लास की तरह आप पढ़ नहीं सकते हैं या बैठ नहीं सकते हैं। कोई आपको चक्कू मार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। ठीक है। दूसरा, इस समाज के विकास में, इस समाज को आगे बढ़ाने में, व्यक्ति के खुद के स्वयं के विकास में, सोसाइटी के विकास में, सबके लिए इन मूल्यों की ज़रूरत है। अब इनको गढ़ता कौन है? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कौन भैया, कौन है वो बंदा? अब स्टार्टिंग से लीजिए। कहीं मूल्य ऐसे तो नहीं है, मूल्य कहीं ना कहीं से पूर्वत थे। हमारी सोसाइटी आदिम समाज से लेके आज तक कहीं ना कहीं मूल्य बसे हुए हैं। कुछ आदर्श हैं, कुछ लोअर लेवल पे, कहीं तो पूरे समाज मानता है उनके। कुछ मूल्य हैं जिनको कुछ ही जगह पे माना जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं वैल्यूज़ कि एक यहाँ पे अफ्रीका में एक कंट्री है, कोई कंटिनेंट में, वहाँ पे किसी को थैंक यू बोलते हैं, ट्राइब से मैं नाम भूल गया। वहाँ पे जब थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू के उसमें वेलकम करते हैं, किसी का थैंक यू बोलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में थूकोगे तो यहाँ मतलब लड़ाई हो जाएगी। आपका शांति का मूल्य अशांति में बदल जाएगा और अहिंसा को हिंसा की दृष्टि से देखा जाएगा। आप समझ रहे हो कितनी मतलब कैसी विचित्र विचित्र आपको ट्राइब्स मिलेंगे। तो यही चीज़ें हैं आपकी। देहरादून, इंडिया की बात बता रहा हूँ, देहरादून में एक प्रजाति है खश करके। वहाँ पे बहुपतित्व की वो है। अब मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए तो बहुपतित्व है। मतलब 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनके एक ही पत्नी आएगी। तो उसका कारण कहीं कुछ वो बताते हैं कि ये कारण है कि यहाँ पे ज़मीन का बंटवारा ना हो, संसाधन कम है उसकी वजह से। और दूसरा कि अगर मान लो यहाँ पे हम 3 भाई 4 भाई चले जाएं तो ख्याल रखने के लिए एक रहता है। हम शहर में कमाते हैं क्योंकि पूरा वर्ष भर तो हम खा नहीं सकते यहाँ पे पहाड़ों में। तो ये अलग अलग मूल्य हैं। जैसे कहीं पे पहले बहुपत्नी था, यहाँ पे बहुपति है। कहीं पे कोई परंपराएं हैं। कभी एक सती प्रथा का एग्जांपल लो आप, तो वो कितना कितना घृणात्मक था, लेकिन धीरे 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 वो ऐसी लोक रीति बन गई। लोगों ने मानना कि एक महिला अपने पति के मरने पे उसकी जलती चिता पे बैठ जाती है। मतलब क्या आज, लेकिन और वो माना जाता था। वहाँ पे अगर आप विरोध करोगे तो आपको जला दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको विरोध में आपको अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आज की बात करें तो इसको कितनी घृणात्मक दृष्टि से देखा जाता है। एक नियोग व्यवस्था अगर आप देखो तो ये आपके सोसाइटी के वैल्यूज़ थे। ठीक है, चलिए आते हैं अब इम्पोर्टेंट पार्ट कि कौन इसको वो करता है। सबसे पहले इसमें भूमिका है परिवार की। परिवार में भी किसकी? सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जो मदर रहती है। कहते हैं ना पहली शिक्षिका मदर रहती है। बच्चे 6 साल की उम्र तक, 6 वर्ष तक बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो कहते हैं ना कि बच्चे जब छोटे हों तो कुछ गलत आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में ये नहीं करना चाहिए, तो बच्चे वो सीख जाते हैं। और बच्चों का जो माइंड माइंड डेवलप होता है वो 6 ईयर की एज तक ही सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उस पर प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है 6 ईयर के बाद में। सबसे ज़्यादा 6 ईयर तक वो सीखते हैं फादर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें
मदर फादर अगर डेली लड़ते हैं, एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, प्रेम नहीं है, तो वो कौन से मूल्य सीखेंगे? और अगर एक दूसरे को इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ करते हैं, तो वही वैल्यूज़ आपके बच्चों में आएंगे। अब यहीं पे फ़र्क पड़ेगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं गांधी का, एक लेते हैं हिटलर का। तो हिटलर कैसे डेवलप हुआ? हिटलर की फैमिली कंडीशन, जो फादर थे उनके खूब मारते थे, खूब मतलब क्रूर थे, कट्टर थे। यहाँ पे दोनों के पढ़े लिखे गांधी के और संयम रखने वाले सहनशील व्यक्ति, यहाँ पे गांधी सीखा। गांधी में जो मूल्य आए उसके परिवार से, वो अहिंसा और ये चीज़ें बाद में वो डेवलप्ड हुए, लेकिन सबसे पहले जो इनपुट्स हुई कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। हाँ, मूल्य कहीं ना कहीं बदलते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैल्यूज़ चेंज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 6 साल तक पड़ता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मदर का। देन फादर उनके लिए आइडल होता है, ये ध्यान रखना, आदर्श व्यक्तित्व होता है। जिस तरह एक टीचर स्कूल में बच्चों के लिए एक आदर्श होता है, उसी तरह पिता अपने बच्चे के लिए सुपर हीरो होता है। तो आपको देखना है आपको कैसे बिहेवियर करना है। उसके बाद में आपका परिवार, मतलब अगर परिवार आपका न्यूट्रलिटी को बात करता है तो उसमें मूल्य विकसित होगा व्यक्तिवाद का। और अगर आप पूरी चाचा ताऊ बाबा दादी ये कहानियों से आपके बच्चों के अंदर मूल्य विकसित करेंगे, डालेंगे, धीरे धीरे बच्चे में मूल्य आएंगे। एक साथ रहना, सहचार्य, लोगों की एक दूसरे की हेल्प करना, बड़ों की इज्जत करना। अब यहाँ पे मॉम और डैड तो हाई कर रहे हैं, बड़ा कोई है नहीं, पैर कैसे छुएगा? सम्मान देना तो सीखना ही है। पता है मम्मी तो थप्पड़ मारेंगे इसलिए सम्मान देना है, लेकिन दूसरों को जो मारते नहीं, बिना मार खाए सम्मान देना है, तो वो कैसे? वो फैमिली से सीखता है बच्चा। जब ये एक एज में आपका ये परिवार, फिर इसके परिवार के साथ में कुछ रिश्तेदार भी ले लो, जैसे कुछ फूफा ताऊ कुछ होते हैं ना, जो आएंगे आपके उसमें और केवल पढ़ाई की बात पूछेंगे। हाँ भाई 4 का टेबल सुना, हाँ भाई 5 का टेबल सुना। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं हम अपने मामा चाचा ताई उनके बच्चों से सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो एक परिवार ए है और एक परिवार बी है, दोनों का पालन पोषण एक अलग लेवल पे हुआ, खाना रहना, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी उसमें। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों के व्यक्तित्व में धरती आसमान का अंतर हुआ। सपोज़ करो ये जहाँ रहता है वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ये जहाँ रहता है वहाँ खाना कम है और एग्रीकल्चर नील के बराबर है, वहाँ पे सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, चीज़ें बहुत महंगी, तो ये ईजिली नॉन वेजिटेरियन की तरफ भाग जाएगा, ये वेज आसानी से होगा। ये मूल्य कहाँ से आए, कहाँ से डेवलप हुए? ये परिस्थिति से डेवलप हुए। जैसे मैंने टेम्परेचर का बताया कि टेम्परेचर कैसे घटता कौन है, एक तो ये लेवल हो गया गढ़ने का। दूसरा टेम्परेचर अगर कहीं गर्म है तो सऊदी की मैंने बताया था ना, बुर्का पहनती हैं जो वहाँ की महिलाएं हैं, और जो मेल हैं वो भी सर पे कुछ मुंडासा टाइप में बांध के वो रखते हैं, और जो आंखें बची रहे और चेहरा बचा रहे और ज़्यादा झुलसे ना। और वहीं ठंडी में अगर बात करें, अगर सर्दी है मतलब कोई जैसे हिल एरिया है या स्नो एरिया जैसे नॉर्वे वॉर्वे फ्रांस, वहाँ पे अल्कोहल जो माना जाता है वो वेरी एक नॉर्मल चीज़ है। शराब पीना खाने के साथ साथ वाइन पीते हैं, वो इंडिया में पैन वो कर दो तो वही मूल्य वहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट रख रहे हैं और यहाँ पे आपके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जा रहे हैं। समझ रहे हो ना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। देन ये चीज़ें बंद हो। अब आप अगर बात करो टेम्परेचर से छोड़ के कि ये आपको बता दिया मैंने एग्रीकल्चर का, इसका कि कैसे इम्पैक्ट किया, धर्म का। एक बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पे सुबह उठते ही वो घंटी की आवाज़ सुनता है, पूजा होती है, कहीं मुस्लिम में हुआ तो अजान होती है, मतलब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं उसके मम्मी पापा, तो उसका मन उसमें वैल्यूज़ कैसी होंगी, उसमें धर्म के प्रति एक आस्था आएगी, वो देखेगा, वो समझेगा। मंदिर जिसके बराबर में वो डेली जा रहा है शंकर भगवान पे जल चढ़ाने, तो उसमें वैल्यूज़ क्रिएट होंगी। क्रिएट कौन कर रहा है? वो देख के सीख रहा है, तो वो आपका परिवार, आपका समाज। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें और भी बहुत सारी हैं, फिर इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते रहेंगे। टॉपिक इतना बड़ा है, आप कितना भी वो करें, लेकिन उसको स्क्वीज़ करके जो इंपॉर्टेंट है आपकी एक सोच समझ विकसित करना मेरा काम है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन है वो लोग जो इसको संवर्धित करते हैं और कैसे संवर्धित करते हैं, कैसे आपका दृष्टिकोण बदलते हैं। सेम वहीं आएंगे, परिवार आएगा सबसे पहले, दूसरे पे आएगा समाज, और तीसरे पे आएगा आपका शिक्षण संस्थाएं। टॉपिक में तो यही बोल रहे हैं ना इनके बारे में। अब परिवार की बात करें तो परिवार पे हम बात कर चुके हैं। अब इसमें विकसित कौन करेगा? विकसित करेगा, एक तो सिंगल फैमिली है, एक आपकी परिवार है, तो यहाँ पे कौन सा वो होगा? व्यक्तिवाद का। यहाँ पे क्या आएगा? सामुदायिकता का। मूल्य विकसित हो रहा है ना। ये 0 से 6 साल तक की ईयर्स तक चलेगा। 0 से 6 साल तक ये चलता रहेगा, उसमें डेवलप होंगे
उसमें सारी चीज़ें बनेंगी। वो कैसे सीखता है इसमें हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कहानियों से सीखेगा, कैसे उसमें विकास होगा, कैसे वो अपने चाचा को स्पोर्ट्स में जीतता हुआ देखता आता है तो स्पोर्ट्स के लिए मतलब चीज़ें कैसे उसके प्रेम, स्नेह, सहजता, सहनशील। एक हाँ इंपॉर्टेंट चीज़, एक हॉब्स करके विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है कहीं हो तो विचारकों के नाम जरूर डाल दो कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी है। ये मूल्य कहाँ से आया? मतलब जन्म होते ही वो स्वार्थी हो जाता है। फिर छोटे से बच्चे को देखना, वो छोटा सा बच्चा, उसके पास जाओ, कोई दूसरा जाता है छोटा सा बच्चा और कहता है ये मेरी मम्मी है, तो नहीं, वो अपनी चीज़ देगा नहीं अपनी मम्मी को, के पास किसी को बैठने नहीं देगा, अपने पापा के पास चप्पल तक अपने पापा की दूसरे को पहनने देता।